पापा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा। आपने सुना होगा कि भारत कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और ब्रिटेन एक छोटा सा देश है। आप विश्व के नक्शे पर देखोगे तो एक बिंदु सा आपको दिखेगा, एक छोटी सी बहुत आकृति में, लेकिन इसने पूरे विश्व पर राज किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको सबसे पहले वो शिक्षित हुए। उन्होंने जान लिया कि लोगों को अनपढ़ रखो, फूट डालो और राज करो। उन्होंने अपने राजाओं में यहाँ पे फूट डाली और कई सालों तक राज किया। और उनकी एक गलती हो गई कि उन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा, लॉर्ड मैकाल नीति के तहत उनको अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू की। वहां से भारतीयों को ज्ञान हुआ और धीरे धीरे वो शिक्षित हुए। उन्होंने कई सारी क्रांतियों के बारे में पढ़ा, तो उन्हें लगा कि गुलामी तो बड़ी खतरनाक चीज है। और वहीं से आजादी की शुरुआत हुई, इतनी सारी क्रांति हुई और हमको ये आज मौका मिल रहा है कि हम यहाँ सब बैठ के इस तरीके का जीवन जी रहे हैं आजादी का। तो जरूरी है कि हम शिक्षा के ऊपर काम करें। किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, वो हम सबको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। बाकी मुझे मौका नहीं मिलता यहाँ बोलने का। आपको यहाँ बैठे हो तो मैं अपना थोड़ा जीवन का हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे 12वीं करने में 3 साल लगे। फर्स्ट साल 12वीं में 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ, दूसरे साल 12वीं के अंदर सप्लीमेंट्री, तीसरे साल जाकर मैंने 12वीं पास की, लेकिन तीसरे साल पूरी स्कूल को टॉप किया। तीसरे साल। और मुझे वो दिन याद है जब मैं क्लास के अंदर सबसे पीछे बैठता था, तो हमारे फिजिक्स के अध्यापक थे त्रिपाठी सर, वो खड़े होकर कहते थे कि ये कभी पास नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि यदि आपने मन से हार नहीं मानी है तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई नहीं। और हकीकत स्थिति ये भी थी कि फर्स्ट बार जब मैं फेल हुआ तो बड़ी खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को सफल लोग पसंद है, असफल कोई पसंद नहीं है। जो ही फेल होता सब आलोचना करने लग जाते हैं। ऐसे मेरे परिवार के रिश्तेदार वगैरह कई थे जो हमेशा आलोचना करते थे। 2 बार फेल हुआ तो कहते थे इस बार तिकड़ी बनाएगा, हैट्रिक बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक शख्सियत ऐसी थी जिसने मेरी कभी आलोचना नहीं की, और वाकई में यदि वो आलोचना करती तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता। वो थी मेरी माँ। एक बार मैं तो दूसरी बार फेल हुआ और बैठा था और कुछ लोग आए मेरी आलोचना कर रहे थे कि ये क्या मास्टर का बेटा, और एक दिन वो भी फेल हो गया। तो मेरी माँ ने कहा था कि पहले के बड़े बुजुर्ग जब नौकरी नहीं थी तो क्या जीते नहीं थे? वो कैसे गुजारा करते थे? ऐसे ही गुजारा करते थे नौकरियां, और ये तो सब अब आया। ये नौकरी लगना तो जरूरी थोड़ी है। फेल हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी में आप फेल हो गए, जीवन में आप फेल हो गए नहीं। मेरी बात दिमाग के अंदर माँ की बात वो बैठी, और मैंने उस दिन से तय कर लिया था कि मुझे जीवन में ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मेरी माँ मुझ पर गर्व करे। और वाकई में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ माताएं बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपका बच्चा कैसे बनेगा। थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे, बाबूजी ने कहा था, माफी चाहता हूं आपकी बात काटूंगा, कि पढ़े लिखे लोगों में विनम्रता होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग भी क्या गजब की बातें कर जाते हैं। मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसने जो बात कही वो बड़े बड़े शिक्षित लोग नहीं कह पाए। उनकी जब विनम्रता देखता हूं तो मुझे हर बात अधूरी सी लगती है। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने से ही आता है ज्ञान संस्कार से भी आता है। मैंने कई ऐसे बुजुर्ग लोग, मेरे दादाजी बिल्कुल कभी नहीं पढ़े, लेकिन उनकी जब बातें सुनता हूँ और मेरा बहुत बड़ा प्रभाव उनका ही है। और उनका एक डायलॉग तो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मीठा बोलन नम चलन पर ओगण ढकले ये 500 साथी जीव का हर कुछ हाथों देन। यानी मीठा बोलना चाहिए, नम्र होकर चलना चाहिए, हमेशा प्रकृति के अंदर विश्वास करना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमेशा देने की कोशिश करनी चाहिए, लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो माँ बाप और दादा दादी इनका बहुत बड़ा असर रहता है, और इसको अपन कहीं से भी सीख सकते हैं। प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जो हमें सिखाते हैं। एक जिराफ, बच्चों आपने देखा होगा पहली से 5वीं किताब के अंदर जिराफ का फोटो लंबी गर्दन वाला,
वो अपने बच्चे को खड़ा खड़ा पैदा करती है। मेरी जिराफ मादा जो है वो खड़ी खड़ी पैदा करती है और उसके बाद में उस बच्चे को तब तक लाते मारती रहती है जब तक कि वो उठकर चल नहीं दे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक माँ जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया उसको लाते कैसे मार रही है, लेकिन इसकी माँ जानती है यदि मैं लाते नहीं मारूंगी तो ये जंगल के भेड़िए और शेर कुत्ते इसको खा जाए। यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, आप अपने बच्चों का ज्यादा पक्ष लेंगे, आप अपने बच्चों को जहां गलती करता है वहां पिटाई नहीं करोगे, उनको समझाओगे नहीं, तो आप दूसरे जो आसपास में जो आवारा लोग हैं उनकी बातें वो सुनने लगेगा और कल फिर आप कहोगे कि हम क्या करें, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ता है तो सिर्फ बच्चा जिम्मेदार नहीं है, उसके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने बच्चे जिम्मेदार है। आप अल्लाह नहीं जान सकते कि बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे, ऐसे ही नहीं। यदि आप संस्कार देने की कोशिश करोगे तो 100% उसके अंदर बदलाव आएगा, 100% आएगा। यदि आपको वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पक्षी किसी को भी देख सकते हो, प्रकृति हमें, आप अपने आसपास के जीवन को देखोगे तो आपको हर बात से शिक्षा मिलेगी, हर बात से सीखने को मिलेगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं आपको। बाज जो आकाश में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, आपने देखा होगा, बाज जो पक्षी सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, आपने कभी सोचा कि वो इतना अच्छा कैसे बनता है? इतनी ऊंचाई पे बारिश आने लग जाती है तो बादलों से भी ऊपर चला जाता है ताकि बारिश उसके ऊपर नहीं गिरे। इतना महान वो कैसे बनता है? पक्षियों का राजा उसे कैसे कहा जाता है? मुझे एक बार इसके जो फिजिकल जीवन है उसके बारे में सीखने को मिला, तो मैंने पढ़ा कहीं पे तो मिला कि जब बाज अपने पक्षी को जन्म देता है ना तो उसको पंजों से पकड़ता है और पंजों से पकड़ के आकाश में 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाता है और 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसको छोड़ देता है और उसके बाद वो फड़फड़ाता रहता है, नीचे आता है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई रहती है, अब नीचे गिर के मर जाएगा, तब उसको वापस पंजों से पकड़ता है और वापस आकाश के अंदर उड़ जाता है। ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक कि खुद उड़ना शुरू नहीं करते, उसके पंख मजबूत नहीं हो जाए, उसकी आंखें तेज नहीं हो जाए, तब तक ये करता रहता है, तब जाके पक्षी बेताज बादशाह बनता है इस दुनिया। आसान नहीं है, हमें प्रकृति सिखाती पर हम सीखते नहीं है, हम उसके अंदर ध्यान नहीं देते। हम अपने आसपास के वातावरण हर जगह देखेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। आप देखते होंगे कि जिस साल बरसात नहीं होती और खेत ऐसे ही पड़ा रहता है तो खेत के अंदर घास उग जाते हैं। हमारे दिमाग और खेत के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। जब खेत ऐसे पड़ा रहता है तो उसके अंदर घास उग जाती है और उसी खेत को सही करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका घास उड़ाते हैं, फिर खेत को हल चलाते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ने पर निदान, तब जाके हमको फसल प्राप्त होती है। तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही है बगीचा। यदि इसके अंदर कुछ भी आप नहीं डालोगे तो कचरा और फालतू की बातें अपने आप आएगी, लेकिन यदि हम अच्छी बातें इसके अंदर डालेंगे, अच्छे विचार डालेंगे, अच्छी बातें डालेंगे तो यही बगीचा हमारा गुलाब की तरह खिल जाएगा, खुशबू देकर हमारे जीवन को खुशनुमा बना देगा। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, तभी हम ये चीजें सारी कर सकते हैं। तो यहाँ जो अभिभावक बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, कमजोर मत बनाइए। एक बाज किस तरीके से अपने बच्चे को मजबूत बनाता है, एक जिराफ किस तरीके से अपने बच्चे को मजबूत बनाता है, उस तरीके से अपने बच्चे को मजबूत बनाइए, कमजोर मत बनाइए। हम क्या करते हैं? बच्चा शाम को बैठ रहा था, बाहर मजा आऊ, कौन सा आऊ? ये आऊ उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, वो जब भी बाहर जाता है तो उसे डर ही लगता है। बचपन से उसके अंदर डर पैदा मत करो, उसको साहसी बनाओ, उसको हिम्मती बनाओ। अम्बेडकर यदि हिम्मत वाले नहीं होते ना तो आज हम इस जगह पर इस तरह से और इतने मजे से बैठे नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत थी, ताकत थी। और वो कहा करते थे कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन जियो मगर शेर बनकर। एक दिन की जिंदगी हो आपकी, लेकिन शेर की तरह होनी चाहिए, बकरियों की तरह मिमियाने की जरूरत नहीं है। मरना तो है ही एक दिन सबको जाना है। और किसी का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आज दिन तक कोई पता नहीं कर पाया कि किसकी मृत्यु कब होगी। जब हमें पता है कि जीवन का अंतिम सत्य है तो फिर बकरियों की तरह क्यों जीवन जीना? एक दिन जीना पड़े लेकिन शेर की तरह जियो, देख के लगना चाहिए कि वास्तव में जीना। मैं अक्सर देखता हूं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के अंदर यह है कि हमारी जाति जब भी कोई पूछता है तो हमें हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। कोई पूछता किस जाति का है? मेघवाल। ऐसे कहते ऐसे लग रहा है जैसे बैटरी पूरी डाउन हो गई। क्यों? आप खुद पे गर्व क्यों नहीं करते? आपको गर्व होना चाहिए कि आप मेघवाल हो।
सबसे पहली शुरुआत भी मुझे भी होती थी। बिल्कुल, मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी कोई पूछता था जाति तो मेरे को ऐसा लगता था मेरी बैटरी डाउन हो गई है। मेघवाल नाम से ही ऐसा लगता था, क्यों लगता था मुझे नहीं पता। और कोई पूछ भी लेता था तो फिर उससे झगड़ा कर लेते। एक बार ट्रेन में आ रहे थे तो किसी ने पूछ लिया किस जाति के हो, मैंने कहा पवार। पवार किस में आते हैं? मैं जिसकी जैसी औकात, कोई पैदल आता है, कोई वही जात में आता है, कोई बस में आता है, जिसकी जैसी औकात है वैसे आता है। या तुम उल्टे बोल रहे हो? उल्टे कैसे बोल रहा हूँ? तो पवार किसके अंदर आते हैं? मैं चलो आपको जानकर क्या करना है कि किसके अंदर आते हैं। चलो आपको जानकर क्या खुशी होगी, आप किस जाति के हो? कि मैं राजपूत हूँ। अच्छा, तो आप ये चाहते थे कि मैं भी राजपूत? नहीं, आप दिख रहे हो राजपूत जैसे, इसलिए कह रहा हूँ क्या राजपूत हूँ। दिखने से क्या राजपूत होता है? और मैंने उनसे पूछा, काफी देर बात हुई, आधा घंटा, उसके बाद वो खुश होकर गए। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि चलो इस बार आप राजपूत का जन्म आपने ले लिया, अगले जन्म में आप क्या बनोगे? इस बात की आपके पास कोई गारंटी है? उसने कहा ऐसी तो कोई गारंटी नहीं। अगले जन्म में मेघवाल बन गए तो, और फिर इस तरीके की जिंदगी मिली तो क्या करोगे? हरिजन बन गए तो क्या करोगे? इसलिए प्रत्येक मनुष्य के सम्मान करो, प्रत्येक मनुष्य अपने आप में। तो पहला, यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं और जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं और जो भी है, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले मेघवाल होने पर गर्व करो। मैं मेघवाल हूँ, कोई आपको ऐसे छोटी जाति बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी पूछता सीधा मेघवाली कहा करो ताकि दोबारा वो सवाल ऐसा प्रश्न पूछे ही नहीं। किस बात की कमी है? और मेरा ये मानना है कि यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर गुण है, तो आपकी कदर होगी, 100% होगी। यदि आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। आपने कभी सोचा कि उस समय जब इतनी खतरनाक स्थितियां थी कि इतना भेदभाव था, तो बाबा साहेब को संविधान लिखने के लिए क्यों दिया? क्या दूसरे लोग नहीं थे? दूसरे लोग नहीं थे? बाबा साहेब को क्यों दिया गया? क्योंकि बाबा साहेब जितना नॉलेज वाला पर्सन उस समय इतने थे नहीं। उनकी मजबूरी थी उनको लिखने देने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि भाई ये चलो एससी के हैं तो एससी वालों के लिए अच्छा लिखेंगे, इस मकसद से नहीं दिया। क्योंकि गांधी जी ये बात जानते थे कि बेहतर संविधान का निर्माण सिर्फ बाबा साहेब ही कर सकते। हालांकि कमेटी में और भी सदस्य थे, उनका भी अपनी अपनी जगह योगदान था, लेकिन मेन जो भूमिका थी वो बाबा साहेब की थी। जब उस समय के अंदर बाबा साहेब अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करके ऐसा कर सकते हैं, तो हम आज के समय में क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कोई भी काम करो, आप मास्टर हो तो आप ऐसा पढ़ाना सीखो कि जाट से लेकर कोई भी जाति का गर्व महसूस करे कि अध्यापक हो तो ऐसा क्या पढ़ाता है। आप कोई भी काम करो, आप चाहे कारीगर का काम कर रहे हो तो ऐसा काम करो कि आपको हर जाति का व्यक्ति ये कहे कि वास्तव में उसके जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता। आप कोई भी काम करो, चाहे कोई भी काम हो, तो आपके ऊपर कभी ब्लेम नहीं लगेगा। कमी आपके भीतर होती है और हीन भावना आप खुद महसूस करते हो और फिर दोष दूसरों को देते हो। कोई तुम्हारे घर गोरी लाल नींदों है, सब अपने अपने कमाते, फिर डरना क्या? किससे डरना? क्यों डरना? यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको हर जगह कदर मिलेगी। मेरे ने देखा, मैं जिस एरिया में काम करता हूँ वहां पे लगभग सब जाटों का एरिया है, लेकिन फिर भी मुझे उतना ही इज्जत और मान और सम्मान मिलता है, क्योंकि हम रात और दिन मेहनत करते हैं इस चीज पे। स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि हम शिक्षक हैं और यहाँ सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने आज तक किसी से जाति नहीं पूछी कि कौन मेघवाल है या कौन जाट है। क्यों, क्या करना? मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते धर्म है इन सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? जब इस तरीके की सोच रखी नहीं तो उसमें सब कदर करते हैं। इस बार कोसरिया विद्यालय के अंदर जब गांव में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में मेरा चुनाव किया, जबकि और भी बहुत सारे थे, लेकिन गांव वालों को इस चीज की कदर थी और मुझे खुशी है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे बार बार कि आप अपने भीतर क्वालिटी पैदा करें, चाहे कोई भी काम, सबसे मिलजुल के रहे, हर जाति से। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूं सोचो कि मैं मेघवाल हूं, मेघवालों से काम निकाल लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जाति से काम पड़ता है, लेकिन अपने स्वाभिमान को गिरा के नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी के सामने झुककर करो, अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत मान सम्मान को गिरा के करो, ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन एक संतुलन के साथ जो भी पॉसिबल हो सबके साथ करो, क्योंकि अकेले से कभी काम नहीं निकलता है। ये जो हम एकता दिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर ये एकता हर जगह पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो ये कार्यक्रम शुरुआत हो गया और ये भी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आपने कार्यक्रम शुरुआत की है तो ये बहुत आगे तक जानी चाहिए।
बहुत आगे तक अगली बार और कार्यक्रम अच्छा हो, कुछ शिक्षा मिले। यहाँ जो आप 2 3 4 जनों जो मिलकर फैसला किया कि इस कार्यक्रम से हमने क्या सीखा, हम बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। हम अम्बेडकर छात्रावास, बहुत सारे ऐसे छात्रावास जो खाली पड़े जिनको लोगों को पता ही नहीं है, हम कैसे गरीब बच्चों को उन छात्रावास तक पहुंचा सकता हूँ। जैसे मैंने प्रण ले रखा है कि मैं हर साल गरीब घर के जो भी बच्चे होंगे कम से कम 3 बच्चों को छात्रावास भेजूंगा, और पिछले 4 साल में 15 बच्चों को छात्रावास भेज चुका हूँ, चाहे मुझे फॉर्म भरने पड़े हो। ऐसे छोटे छोटे योगदान भी आप जो भी शिक्षक है और आसपास के दे सकते हो। इस तरीके से उनको कम से कम 12वीं तक पढ़ने का तो मौका मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कार्य करके भी हम समाज का भला कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कार्य करें, कोई जरूरी नहीं, छोटे छोटे कार्यक्रम करके, छोटे छोटे कार्य करके हम बहुत कुछ भला कर सकते हैं। किसी गरीब बच्चे की, ऐसे कई बच्चे जिनकी जिंदगियां बन गई, अम्बेडकर छात्रावास में गए, 12वीं तक उनको मौका मिला और अच्छा भविष्य बन गया उनका। तो आप इस तरीके के कार्य कर सकते हो। तो ऐसा जुनून और जोश होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा आपको कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा के प्रति ध्यान दें, चाहे एक टाइम की रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा, उच्च शिक्षा या आगे बढ़ने का क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है पैसे। हमारे पास पैसा नहीं, हम चाहते खूब है कि बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाए, पर पैसा नहीं है। हम जमीन बेच, मैंने कभी पिछले कई सालों से ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी। लेकिन मृत्यु भोज के लिए सब बेच देंगे। मृत्यु भोज के लिए भले 7 लाख 8 लाख खर्चा हो जाए, अपनी जमीन बेच देंगे, लेकिन कोई पढ़ाने के लिए जमीन नहीं बेचता। आपने सुना? आपने किसी ने सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना। मैंने आसपास में गांव में भी देखा है, मेरे गांव में भी देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सुना जिसने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी। मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान के अंदर एक गांव है बामनवास। उस बामनवास छोटे से गांव के अंदर 150 IAS और RS है प्रशासनिक सेवा में। 150 RS और IAS से ज्यादा ही होंगे। और वहां के कुछ व्यक्तियों का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहीं से मुझे पता चला वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें बेच देते हैं। वो इसलिए क्योंकि कल को पढ़ के नौकरी लग गया तो जमीनें वापस खरीद लेगा, लेकिन हमेशा के लिए अनपढ़ रह गया, यही बैठा रह जाएगा। उनकी सोच को सलाम। मैं जब दिल्ली में था तो मुझे एक वाकया अभी भी याद है। मेरे मित्र है, वो अभी IAS है, उनके वो जमीन बेच कर आए थे पढ़ने के लिए, और फर्स्ट साल उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। उन्होंने पिताजी को फोन किया, मैं पास में बैठा था, कि पिताजी जमीन तो वो एक था, वो अपने 1 बीघा बेच दिया था, अब और बेचने नहीं, खाएंगे क्या, और मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं होगा। IAS बड़ी मुश्किल, कलेक्टर बनना बड़ा टेढ़ा काम है। उनके पिताजी ने कहा कि मैं अपनी 1 किडनी बेच दूंगा। 2 किडनी होती है इंसान की, 1 किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है, मैं अपनी 1 किडनी बेच दूंगा, लेकिन तुझे बनना है। और उसका अगले साल सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा जज्बा चाहिए, ऐसा माँ बाप के अंदर जुनून चाहिए, तब जाकर बच्चे सक्सेस होते हैं। आप बच्चों को सिर्फ दोष नहीं दे सकते कि पढ़ते नहीं हो, आप खुद के अंदर झांक कर देखिए कि आपके अंदर कितना जुनून है। क्या बच्चों को शिक्षित करने के प्रति, बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रति आप में जुनून है कि नहीं है, या सिर्फ आप बच्चों को दोष दे रहे हो? ये गलत। आप थोड़ा सा अपने भीतर भी जानकर देखिए कि ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या है कमी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी कर्नल बैंसला नहीं रहे, उनके कथन मुझे आज भी याद आता है कि गुर्जर भाइयों, गुर्जरों के नेता थे, गुर्जर भाइयों के भूंगड़े खा लेना लेकिन कर्ज कभी मत लेना। भूंगड़े खाकर जीवन व्यतीत कर लेना, पर कर्ज कभी मत लेना, क्योंकि कर्ज ही तो सबके बर्बाद कर देता है। लोगों की इज्जत को, मान को, सम्मान को, बच्चों की पढ़ाई को, सब कुछ किल्लत। और कर्ज क्यों? आदमी तो मैंने देखा है, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, उन्होंने जमीनें उस समय, वो मेरे को बताते हैं कि खेजड़ी का सोडा खाए वो जीवित जिंदा रहे, उस समय भी उन्होंने अपनी जमीनें नहीं बेची। और आपको पता है आज सब कुछ उपलब्ध है, सरकार 1 रुपए किलो में गेहूं दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जमीनें बेच रहे हैं ऐसो आराम के लिए। स्कॉर्पियो लेके घूमेंगे, अच्छे मोबाइल खरीदेंगे, सिर्फ जमीन बेच के। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? विश्वास करिएगा, इन चीजों से हो सकता है मृत्यु बोझ वगैरह, इन चीजों से दूर हो जाइए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है तो वापिस गुलामी आएगी। आपके पास जमीनें होगी ही नहीं, नौकरियां वैसे सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है, नौकरियां कहाँ है?
आने वाले समय में पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, चारों तरफ प्राइवेट ही प्राइवेट नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरी होगी नहीं तो करोगे क्या? जमीन आपके पास होगी नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या? बच्चे वापिस जिन्होंने आपकी जमीनें खरीदी है उन्हीं के यहाँ नौकर बन के काम करेंगे, और गुलाम इंसान कभी किसी का नहीं होता और वो अपनी खुशी के लिए कभी नहीं जी सकता है। गुलामी वापस आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी यदि इस तरीके से सब जमीनें बेचते रहे। आप जमीन खरीदिए, बेचिए मत। यदि हमारे पूर्वज जमीन बेच लेते हैं तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती। आज आपने देख रहे होंगे जोगी वगैरह जो अन्य जातियां अभी भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति में घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? उनके पास जमीनें नहीं है। यदि उनके पास 5-10 बीघा जमीन होती तो आराम से वो अपनी फसल उगाकर खा सकते हैं, लेकिन वो घूम रहे और वही हालात हो जाएगी। और मैं देख रहा हूं और काफी लोगों की हालात हो चुकी है, लेकिन कम से कम यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जिसके मन में ऐसा हो कि जमीन बेच लूं और खर्च कर लूं, जमीन बेच लूं और बढ़िया शादी कर लूं डीजे वीजे लाके, तो ये आपका बहुत बड़ा मूर्खता भरा कदम है। और आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी, आपको गालियां निकालेगी। हमारे ऐसे खानदान में पूर्वज पैदा हुए जो सब खा के मर गए। आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करे, तो आप उनके लिए ऐसा कुछ करो। मैं मेरे दादा पे गर्व इसलिए करता हूं कि उन्होंने जमीन खरीदी, कभी बेची नहीं, और आज है हमारे पास जमीन बहुत सारी। मैं नहीं पढ़ता तो भी मैं आराम से खेती का काम करके अपना जीवन का गुजारा कर सकता था, लेकिन मैं पढ़ा। मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा महिला शिक्षा पर। हम लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, बहुत सारा भेदभाव कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव अभी भी है। लाडू खड़ा हुआ तो अकेले छोरे ने खड़ा हुआ, छोरी तो नहीं खड़ा हुआ, छोरी जाए पर घर में पड़ के। लेकिन वो जो माँ, वो ये नहीं सोचती कि मैं भी कभी लड़की थी। माँ कभी ये सोचती कि मैं भी लड़की थी। आज मैं अपनी लड़की को लाडू नहीं खिला रही हूँ, कल मेरी माँ ने भी तो मेरे को नहीं खिलाया था। औरत ही औरत की दुश्मन बनती जा रही है। आप अपनी कदर करें, अपने बच्चों को, लड़कियों की कदर करें। भले दूसरे घर में जाए, अच्छा खाएगी तो कम से कम स्वस्थ होकर अपना जीवन तो जिएगी। मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि आप भले 21 बाराती लाके लड़कियों को विदा कर देना, लेकिन लड़की को पटाओ। यदि आप एक दिन की खुशी लड़की की चाहते हो तो बढ़िया शादी कर दो, खूब सारा गहना दे दो। आप चाहते हो कि आपकी लड़की जिंदगी भर खुश रहे तो उसको पटाओ, उसको नौकरी लगाओ, वो जीवन भर खुश रहेगी और अपनी इज्जत, मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिएगी। लेकिन यदि आपने नहीं पटाया तो फिर वो तो जिंदगी है ही, वो तो मिलनी है, वो कोई दूर नहीं है। तो लड़कियों की शिक्षा पर आप विशेष ध्यान देवें। यदि लड़कों को पढ़ा रहे हो तो लड़कियों को पढ़ाएं। लड़का एक घर सुधारता है, लड़की 2 घर सुधारती है। ये कहावत आपने सुनी होगी। अब टाइम भी काफी हो चुका है, लंबी बातें नहीं कर सकते, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने ये जो परिवर्तन की शुरुआत की है वो यहीं तक मत रोक देना, यहीं पे मत रोक देना। और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। रखना हौसला वो मंजर भी आएगा, रखना हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठना वे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।